हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? चलिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम पढ़े थे। कूलॉम के नियम हम बताए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू कॉन्स्टेंट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बताए थे। कांस्टेंट K के बारे में हम चर्चा किए थे। कहे थे इस कांस्टेंट K की वैल्यू दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात मात्रकों की पद्धति पर, जो हम आपको बताए थे, ठीक है, कि अगर सभी मान सीजीएस पद्धति में लिए जाएं तो कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। उसके बाद से हम बताए थे कि सभी मात्रक अगर एसआई पद्धति में लिए गए हों तो कांस्टेंट K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हम इतनी बातें बताए थे, क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात न होकर कोई माध्यम रखा गया हो तो उनके बीच लगने वाला बल किस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बात और हम बता दें, जैसे बच्चे कुछ कह रहे थे कि आप वीडियो पर नोट्स बनाइए, तो देखिए यहाँ पर ऐसे नोट्स बनवाना संभव नहीं है। हाँ, आप कोई भी डिफिनीशन है, सब कुछ हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, कोई भी डिफिनीशन है उस चीज़ को हम बोल रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके उस डिफिनीशन को स्वयं नोट करें, ठीक है। समझिए और उस चीज़ को स्वयं नोट करिए। हर कोई भी डिफिनीशन ऐसा नहीं है जो चीज़ें हम ना बता रहे हो, तो उस चीज़ को आप नोट्स करते चलिए, समझते चलिए। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछते भी चलिए, ठीक है। चलिए, हम एक एक करके बता रहे हैं, उस चीज़ को आप नोट करिए, नोट जरूर करिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक क्या होता है। परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप जानिए परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता, परमिटिविटी, ठीक है। तो ऐसे समझिए, वैद्युतशीलता किसी माध्यम का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वैद्युतशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्साइलन से। वैद्युतशीलता को एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो माध्यम में अगर वायु अथवा निर्वात है, ठीक है, तो वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्साइलन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्साइलन नॉट। तो एप्साइलन नॉट लिखा गया है मीन्स वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर एप्साइलन लिखा गया है इसका मतलब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। और एप्साइलन नॉट की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसको याद रखिए। एप्साइलन नॉट यानी वायु अथवा निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको एक और नाम दिया जाता है फैरेड पर मीटर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एप्साइलन नॉट की वैल्यू, एप्साइलन नॉट यानी वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और फैरेड पर मीटर, ये कहां से आता है अभी आगे आप समझेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में? यानी बस दो चीज यहां ध्यान रखिए, माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्साइलन से और वायु अथवा निर्वात यानी एयर और फ्री स्पेस, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्साइलन नॉट से। इसकी वैल्यू माध्यम पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स होती है। वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता ये होती है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद से आइए परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम लिख लो। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो किसी माध्यम का कुछ न कुछ परावैद्युतांक होता है। ठीक है, परावैद्युतांक को हमेशा कैपिटल के से दर्शित करते हैं, कैपिटल के। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो रेशियो होता है वही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। यानी डिफिनेशन क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। यानी के इक्वल टू हम कह सकते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर हम किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निकालें, ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के मिल जाएगा। ये रिलेशन भी आप ध्यान में रखिए कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता अगर निकालें तो वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता में परावैद्युतांक का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आप देख सकते हो इसके मात्रक के बारे में, तो इसका मात्रक ऊपर भी वही राशि है, नीचे भी वही राशि है, तो दोनों के मात्रक एक दूसरे से कट जाएंगे, तो के का कोई मात्रक नहीं होगा। के द्विमाहीन राशि है, मात्रक इसका नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ रही है। यानी 3 बातें आप ध्यान में रखिए। पहली बात, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। दूसरी बात, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन से। तीसरी बात, किसी माध्यम के परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ये होता है के इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए, अब सबसे पहले के बारे में एक बात जान लीजिए। जैसे होता ये है कि फॉर एयर और फ्री स्पेस, ठीक है, यानी वायु अथवा निर्वात, ठीक है, के लिए के की जो वैल्यू होती है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है 1 होती है। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। ठीक है, इसी तरह से फॉर एनी मीडियम, किसी भी माध्यम के लिए जो के की वैल्यू होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, तो 1 से ग्रेटर होता है और इन्फिनिटी से लेस होता है। यानी 1 और इन्फिनिटी के बीच होता है। अब कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस माध्यम पर, कौन सा माध्यम है। ठीक है, इसके नाम से एक चीज और जानिए, फॉर मेटल, धातु के लिए, ठीक है, जो के की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, धातुओं के लिए जो के का मान होता है, यानी परावैद्युतांक की वैल्यू होती है, वो इन्फिनिटी होती है। ठीक, तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद से आता है आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ हम पीछे बता चुके हैं। कूलॉम्स लॉ में, ठीक है, कूलॉम का नियम बल से रिलेटेड है। ठीक है, जो उसमें कांस्टेंट स्मॉल के की वैल्यू आया था, वो हम बताए थे माध्यम पर डिपेंड करता है।
तो अब हम ये देखें कि माध्यम पर कैसे डिपेंड करता है, यानी इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, कूलॉम का नियम माध्यम पर कैसे डिपेंड, यानी माध्यम का प्रभाव। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए फिगर बनाते हुए चल रहे हैं। केस फर्स्ट ये कि अगर कोई दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, और इनके बीच, आवेशों के बीच अगर वायु अथवा निर्वात हो, ठीक है, तो हम कूलॉम का नियम क्या बताए थे, F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक बात ध्यान से देखिए, अगर वायु अथवा निर्वात है तो इस K को सुविधा के अनुसार कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पाई समझ ही रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट भी आप समझ रहे हैं, पीछे बता चुके अभी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो इस तरह से इस कांस्टेंट का मान ये होता है। और एक बात और हम आपको बता दें, अगर वायु अथवा निर्वात है तो वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता आएगा। अगर कोई माध्यम है तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता आएगा। अगर मान लो कोई माध्यम होता तो 4 पाई एप्सिलॉन हो जाता। ठीक है, और उसके बाद से क्या, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, जहां K की वैल्यू आपको बताया थी 9 × 10⁹। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, जो पीछे हम आपको बता चुके हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर ये होता है। ठीक है, बस यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे, कांस्टेंट K का मान रखें। कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है। अगर मान लो यहाँ पे कोई माध्यम होता है, यहाँ एप्सिलॉन आता, तब उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ नहीं होता, तब वो माध्यम पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा केस सेकेंड, अगर मान लो दो आवेश है Q1 Q2, इसके बीच की दूरी क्या है, R, इसके बीच कोई माध्यम रखा गया और इस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है। सपोज कर रहे हैं कोई भी माध्यम है तो उसका परावैद्युतांक कुछ न कुछ होगा। परावैद्युतांक हम सपोज कर रहे हैं क्या है, K। तब इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, और उसके बाद से Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब आप पीछे पढ़ चुके हो कि एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन का मान अगर एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखना चाहें तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ये होगा जब आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा गया हो। अब देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट K। तो आप दो चीज याद रखिए, अगर वायु अथवा निर्वात है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है कांस्टेंट की जगह पे। अगर कोई माध्यम रखा गया है आवेशों के बीच तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आता है, K एक बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ मान रख सकते हो, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर सकते हो, K को अलग कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं हमें पता है। ठीक,
तो हमेशा इसको ऐसे रखकर ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए अब इस तरह से आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर वायु अथवा निर्वात में है तो बल इतना है, अगर माध्यम में है आवेश तो बल इतना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो माध्यम में K से, माध्यम में जब हम आवेशों को रख रहे हैं तो K से डिवाइड हो रहा है, मीन्स क्या, ये F का मान क्या हो रहा है, कुछ घट जा रहा है। आवेशों को अगर किसी माध्यम में लेके चला जाएगा तो उसका बल जो होगा वो कुछ कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो कितना घट जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो F माध्यम, ठीक है, F माध्यम का जो मान है इसमें देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर सेम वही है, बस इसमें K एक्स्ट्रा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Fy लिख सकते हैं, और बाई ये नीचे क्या बचेगा, K, ये लिखा सकते हैं। ये रिलेशन एक और याद रखिए कि किसी माध्यम में लगने वाला बल जो होता है वो वायु अथवा निर्वात में लगने वाले बल का 1/K गुना होता है। यानी वायु अथवा निर्वात में जो बल लग रहा है उसमें K से अगर भाग दे देंगे तो उस माध्यम में लगने वाला बल निकल आएगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो बस दो चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर वायु अथवा निर्वात है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई माध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक, चलिए इसके बाद से तीसरा केस नंबर 3, केस 3, यदि, चलिए यहाँ पे हम फिगर क्यों बना रहे हैं, Q1 Q2 दो आवेश हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। ठीक है, और इसके बीच माध्यम की जगह पर धातु रखा गया है। क्या रखा गया है, धातु। तब इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो हम अभी आपको बताएं कि धातु के लिए K का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। तब इसके बीच लगने वाला अगर बल निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि माध्यम है तो K आएगा, उसके बाद Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप जानते हो कि धातु के लिए K की वैल्यू क्या है, पीछे अभी बताए हैं कितना, इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम रखेंगे, अगर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह पे इन्फिनिटी, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, 0, F इज इक्वल टू 0। यानी क्या निष्कर्ष निकल आया कि आवेशों के बीच अगर धातु रखा गया है तो क्या होता है, उसके बीच लगने वाला जो बल होगा वो 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए इसके बाद से आता है एक बात और। ठीक है, केस 4 हम अभी बताएंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे पहले आप जानिए, नोट लेकर के एक बात चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत है। ठीक है, अगर दो आवेश हो Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हो, और किस में रखे गए हैं, वायु में, वायु अथवा निर्वात में। ठीक है, तो इसके बीच लगने वाला बल सपोज के लगे क्या है, F। अब यहाँ पे इन्हीं आवेशों को अगर किसी माध्यम में रख दिया जाए, Q1 Q2, और सपोज के लिए r डैश दूरी पर अगर किसी माध्यम में रख दिया जाए, कोई माध्यम जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, r डैश दूरी पर अगर किसी माध्यम में रख दिया गया हो और उसके बीच लगने वाला बल सेम हो,
Fe हो जितना इसके बीच है। हम क्या बोल रहे हैं, दो आवेश अगर निर्वात में r दूरी पर रखे गए हों और वही दो आवेश अगर किसी माध्यम में r डैश दूरी पर रखे गए हों, ठीक है, और उसके बीच लगने वाला बल अगर समान है, ठीक है, तो इस तरह से ये दूरी और इस दूरी में क्या रिलेशन होगा, थोड़ा सा ये निष्कर्ष निकाल लिया जाए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये कि इस r डैश यानी ये माध्यम में जो दो आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है, माध्यम में दो आवेशों के बीच की दूरी है उसमें और निर्वात में दो आवेशों के बीच की दूरी है, उसमें क्या रिलेशन स्थापित होगा। तो देखिए दोनों बल समान है, तो समान बल के लिए इस r और r डैश में क्या संबंध होगा। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और इसमें अगर आप बल निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और ये माध्यम है तो यहाँ क्या रहेगा, K, माध्यम का पराबलता हम कहेंगे। ठीक है, अब ये दोनों बल बराबर है तो इसको हम बराबर कर दिए। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, Q1 Q2 से ये कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, केवल बचे है क्या आपका, सॉरी यहाँ गलती हम लोग कर लिए थोड़ा सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई r डैश है ना, r डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, ठीक है, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल। अब आप देख सकते हो यहाँ r स्क्वायर बचा और यहाँ K इंटू r डैश स्क्वायर, तो r स्क्वायर ऊपर दोनों को अगर हम करते हैं तो K r डैश स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से r बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, रूट K और r डैश ये मिलेगा। अब देखिए क्या रिलेशन मिल रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, रूट K r डैश मीन्स क्या है, यानी अगर कोई दो आवेश किसी माध्यम में रखे गए हो तो उस माध्यम में अगर r डैश दूरी पर रखे गए हो तो उस दूरी को अगर निर्वात के तुल्य दूरी लेना हो तो उसमें रूट K से गुणा कर देंगे। क्या हम बोले, अगर माध्यम में दो आवेश रखे गए हो r डैश दूरी पर, ठीक है, अगर उस दूरी को हम निर्वात के तुल्य दूरी लेना चाहें तो रूट K r डैश, यानी उसमें रूट K से गुणा हो जाता है। कोई भी माध्यम के तुल्य दूरी को अगर निर्वात के तुल्य दूरी लेना हो तो आप उसमें रूट K से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, और इससे हम कुछ भिन्न भिन्न निष्कर्ष भी निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसके बाद से आता है केस, कौन सा केस था, 1 2 3 4 होगा। ठीक है, केस 4। ठीक, तो केस 4 में ये कि अगर मान लो कोई दो आवेश हो और इसके बीच मान लो टोटल कोई माध्यम न होकर के T मोटाई तक कोई माध्यम जिसका परावर्तनांक K है, केवल इतना माध्यम हो और बाकी आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। केवल T मोटाई तक कोई माध्यम हो, बाकी क्या हो, फ्री स्पेस हो, बाकी वायु अथवा निर्वात हो, तब इसके बीच बल कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करें, दो आवेशों के बीच अगर T मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया हो, अगर उसके बीच हमको बल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे।
तो इसके बीच लगने वाला बल निकालना है। तो आप क्या करिए, देखिए आप जो भी माध्यम है उसके तुल्य निर्वात में दूरी समझिए। तो ये दूरी कितना है t, इसके तुल्य निर्वात में दूरी कितना होगा। अभी हम बताएं कि किसी माध्यम में अगर r दूरी हो तो उस दूरी को अगर निर्वात में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, उसमें रूट के से गुणा हो जाता है। सेम यहाँ भी है, अगर ये दूरी t है, इसको निर्वात में हम चेंज करना चाहें तो t रूट के होगा, और बाकी जो ये दूरी शेष बच रहा है ये दूरी क्या होगा, r माइनस टी। ठीक है, तो टोटल दूरी क्या होगा, r माइनस टी ये, और ये दूरी कितना t रूट के, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा r माइनस टी प्लस टी रूट के। ये आवेशों के बीच की टोटल दूरी निर्वात के तुल्य होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, अब निर्वात को लेके चलेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि निर्वात के तुल्य हम दूरी निकाल रहे हैं तो निर्वात वाला फार्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद से Q1 Q2, उसके बाद से इस आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो r माइनस टी, ये y अथवा निर्वात वाला दूरी, और प्लस इस माध्यम वाला दूरी क्या होगा t रूट के। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये होगा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो बस आप ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा गया हो तो उस माध्यम को निर्वात में कैसे चेंज करेंगे। उस माध्यम को हटा दीजिए, फटाक से दूरी निर्वात वाली लीजिए और निर्वात वाला फार्मूला लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक और देखिए, केस नंबर 5। अगर मान लो दो आवेश हो Q1 Q2, इनके बीच दो भिन्न भिन्न माध्यम हो। मान लीजिए एक यहाँ माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक K1 हो, एक यहाँ माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक क्या हो K2। इसकी दूरी क्या है T1 और इसकी दूरी क्या है T2। पूछा जाए इसके बीच बल बताइए, कैसे निकालेंगे। सेम वही चीज, माध्यम को चेंज कर दीजिए किसमें, निर्वात में। तो जब इस माध्यम को निर्वात में चेंज करेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा T1 रूट K1, और ये दूरी कितना हो जाएगा T2 रूट K2। ठीक, तो इसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और निर्वात के तुल्य दूरी T1 रूट K1 प्लस T2 और रूट K2, इसका होल स्क्वायर। ये हो, अब आप समझ रहे होंगे। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी माध्यम हो, अगर उसमें 8 दूरी, कोई भी दूरी हो तो उस दूरी को निर्वात के तुल्य दूरी लेना हो तो उसमें रूट के से गुणा कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसकी बात से आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई Q चार्ज है और यहाँ पे कई चार्ज है। सपोज कर लो Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। तो अगर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये चार्ज भी इस पर बल लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर बल लगाएगा, ये चार्ज भी इस पर बल लगाएगा। अगर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये आवेश इस पर किधर बल लगाएगा, इधर। ये आवेश इस पर किधर बल लगाएगा F2। इसी तरह से ये आवेश इस पर किधर बल लगाएगा F3। ये Q चार्ज है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस आवेश पे कई बल लग रहे हैं। तो अगर किसी आवेश पे कई बल लग रहा हो तो नेट बल, उस आवेश पर लगने वाला नेट बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो जब किसी आवेश पर कई बल लग रहे हो
तो उस आवेश पर लगने वाला नेट बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि F नेट इज इक्वल टू F1 F2 F3 डैश डैश डैश, लेकिन कौन सा योग? सदिश योग। यह आपका होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। कोई दिक्कत? अब समस्या ये आता है कि सदिश योग आप करते कैसे? दो बलों का योग सदिश योग कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़े भी होंगे। चलिए थोड़ा बहुत हम हिंट भी कर दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। समझने का प्रयास करिए सदिश योग कैसे करेंगे बलों का। ठीक है, मान लीजिए कोई दो बल है, सपोज कर लीजिए कोई भी दो बल है, एक F1 एक F2, इनके बीच का कोण सपोज कर ले रहे हैं क्या है? थीटा है। दो बल F1 और F2 है, के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो इन दोनों का जो सदिश योग होता है, दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं वर्क करता है। दोनों का जो योग सदिश योग होता है वो दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। और ये सदिश योग जो नेट बल होता है, दोनों का जो योग होता है, वो कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, इसकी सहायता से हम दो बलों का योग कर लेते हैं। कोई भी दो बल हो, उसके बीच का अगर एंगल थीटा है तो उसका नेट बल, उसका योगफल या उसका परिणामी कह सकते हैं अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये होता है। अगर मान लीजिए कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है इस परिणामी की दिशा निकालने की, नेट बल की दिशा, तो नेट बल की दिशा निकालने के लिए किसी एक वेक्टर के साथ, कोई एक बल के साथ हमें एंगल निकाल देते हैं। मान लीजिए जो परिणामी है वो F2 के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो tan अल्फा की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो tan अल्फा बराबर, अगर देखो F2 के साथ अगर अल्फा कोण बना रहा है तो इधर से लिखना शुरू करते हैं, यानी क्या होगा? F1 sin थीटा बाई F2 प्लस F1 cos थीटा, ये आपका होता है tan अल्फा। अगर डायरेक्शन निकालने की जरूरत पड़े तो, ठीक है, यानी दो बल, उसके बीच का अगर कोण थीटा हो तो उसका योगफल कैसे करते हैं, ये रिजल्ट बस याद रखिए। ठीक है, अब इसके आधार पे देखिए हम कुछ रिजल्ट्स आपको दिखा रहे हैं। जैसे पहली बात नंबर 1, मान लीजिए दो बल, कोई वस्तु है, एक बल इधर लग रहा हो एक बल इधर लग रहा हो, दोनों बल अगर बराबर है तो इसका जो नेट बल होता है वो 0 होता है। यानी दो बराबर बल अगर किसी वस्तु पर लगे हों और अपोजिट दिशा में लगे हों तो उसका नेट बल क्या होगा? 0। ठीक है, अब नेट 0 कैसे आ रहा है तो आप इस फार्मूले से रख करके देख सकते हैं। अगर इस फार्मूले में हम रखें नेट निकालने के लिए तो F नेट बराबर क्या होगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर, तो F1 की जगह पे F स्क्वायर, F2 स्क्वायर F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 करेंगे तो F स्क्वायर, और उसके बाद से cos दोनों के बीच का कोण, तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उसके बीच का कोण कितना होगा? 180, तो cos 180 रख के सॉल्व करिए तो cos 180 की वैल्यू -1, तो -2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर से कैंसिल, तो F नेट की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से इस रिजल्ट की सहायता से आप रख करके देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ रिजल्ट जो हम बता रहे हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर दो बराबर बल हो, दोनों बराबर बल एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसका नेट बल क्या होता है? 0। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर एक बल ये कार्य कर रहा हो और इसी दिशा में एक बल और कार्य कर रहा हो, F और F, ठीक है, तो इसका योग जो होगा वो दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी 2F के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी दो बल अगर एक ही दिशा में कार्य कर रहा हो, एक ही दिशा में कार्यरत हो, दोनों की दिशाएं समान हो तो उसका योगफल दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 3 तीसरा है कि अगर कोई भी दो बल एक दूसरे के लंबवत हो, मान लो F किसी वस्तु पर दो बल लगे हों, ठीक है, और दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है
तो हम ये बताएं कि इसका योग जब दो बल हों और दोनों बल बराबर हों, जैसे देखिए यहाँ बराबर बल लेके चल रहे हैं, तो उसका जो योगफल होता है दोनों के ठीक बीचों बीच में आता है। बीचों बीच का मतलब क्या, एफ नेट ये होगा, अब एफ नेट ये होगा, तो 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 45, बीच में एकदम होगा, ठीक है। और इसका योग कितना होगा, तो इसका योग निकालने का तरीका ये है, √2f, एफ नेट इज इक्वल टू √2f। अगर दो बल एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका योगफल कैसे करते हैं, √2f, ठीक है। कोई दिक्कत, आप इस फार्मूले में रख करके देख सकते हैं, इसका प्रूफ देख सकते हैं। एफ रखिए और उसके बीच का कोण 90 रखिए, देखिए यही मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर दो बल हो एफ और एफ, दोनों बलों के बीच का कोण अगर 120 अंश हो तो उनका परिणामी पद किधर होगा, 120 अगर है 120, तो इसका परिणामी क्या होगा, दोनों के बीच में, दोनों के बीच का मतलब कितना एंगल, 60 अंश। ये आपका एफ नेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो एफ नेट मिलता है वो एफ के बराबर होता है। अगर दो बराबर बलों के बीच का कोण अगर 120 अंश है, ठीक है, 120 अंश, देखिए यहाँ लिखे 120, ठीक है, तो उनका योगफल जो होता है वो दोनों जो बराबर बल है उसमें से किसी एक के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए इसके बाद से आता है, अगर दो बल एक दूसरे से 30 अंश के कोण पे कार्यरत है, मान लो ये बल, इसके बीच का एंगल अगर 30 है, ठीक है, तो इसका नेट जो हो जाता है, नेट फोर्स, वो √3f के बराबर होता है, √3f। ये याद रखिए कि दो बल अगर एक दूसरे से 30 अंश के कोण पर कार्यरत है तो उनका नेट बल जो होता है √3f के बराबर हो जाता है, और इसका जो परिणामी होगा, नेट बल की दिशा जो होगी वो किधर होगी, तो दोनों के बीच में यानी कितना अंश का कोण बनेगा, 15 अंश, एफ नेट, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दो बल एक दूसरे से 45 अंश का कोण हो, एफ और एफ, इसके बीच का एंगल अगर 45 हो, 45, तो इसका नेट बल जो होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच का मतलब कितना अंश, 22.5 अंश होगा, ठीक है। तो दो बल अगर एक दूसरे से 45 अंश के कोण पर हो तो इसका जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, तो याद रखिए 2 + √2 की पावर 1/2 एफ के बराबर होता है, ये नेट बल होता है, 2 + √2 की पावर 1/2 एफ, ठीक है। ये इतने रिजल्ट आप याद कर लीजिए। अपोजिट है तो नेट बल 0, एक दिशा में है तो दोनों का योग 2f, 90 डिग्री है तो √2f, अगर एक दूसरे के बीच का कोण अगर 120 है तो दोनों बल है उसी के बराबर होगा, 30 अंश है तो √3f, दोनों के बीच का कोण अगर 45 अंश है तो 2 + √2 के पावर 1/2 f, ठीक है। कोई दिक्कत, तो बस इतना ध्यान रखिए, काफी हद तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इसको ध्यान में रखना है तो। चलिए देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक चार्ज है, सपोज कर ले रहे हैं 2 कूलम, और यहाँ पे एक चार्ज है 3 कूलम, इसके बीच की दूरी 1 मीटर। फिर यहाँ पे एक चार्ज है, सपोज कर लो 16 कूलम, इसके बीच की दूरी 2 मीटर, और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि 2 कूलम आवेश पर नेट बल बताइए, क्वेश्चन क्या है, 2 कूलम आवेश पर नेट बल क्या है,
ठीक है। तो 2 कूलम आवेश पर अगर नेट बल निकालना है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस आवेश पर ये सब प्लस आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल इधर होगा, इसको हम कर ले रहे हैं F1, ठीक है। इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल, अगर ये 2 कूलम आवेश है तो इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल इधर होगा, इसको हम कर ले रहे हैं F2। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हैं इस आवेश पर अगर नेट बल पूछा गया है तो इस आवेश पर 2 बल लग रहा है और दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। क्यों? तो आप F1 F2 की वैल्यू निकाल करके, ठीक है, और फिर उसके बाद से उसका रिजल्टेंट निकालिए, योग करिए इसका, ठीक है। तो योग सदिश विधि से होगा, तो सदिश विधि से करने के लिए 2 सदिश है, इनके बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, √F1² F2² + 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। जो पीछे हम अभी आपको बताया है वो दोनों बल अगर बराबर होता है तब √2F होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, F1 F2 अलग अलग होगा। जब F1 F2 अलग होता है उस फार्मूले का यूज करें, F net √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। तो चलिए पहले हम F1 निकालें। F1, तो F1 क्या होगा? K Q1 Q2, यही फार्मूला होता है, K Q1 Q2/r², ठीक है। तो रखें तो क्या आ जाएगा भाई? K को अभी ऐसे ही रखने दीजिए, लास्ट में मान रखेंगे। Q1 Q2 क्या है? 3 × 2/r² क्या है? 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से F1 बराबर कितना आ जाएगा? 6K। F1 निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से हम F2 निकालेंगे, तो F2 यानी ये फोर्स निकालेंगे, तो F2 निकालेंगे तो F2 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2, तो Q1 कितना है? 16, Q2 कितना है? 2, भाई दोनों के बीच की दूरी 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 16 2 जा 32 और 4, ठीक है, 8 हो जाएगा, 8K। F2 का मान हो गया। अब F1 F2 जब निकल गया तो आप F net निकालेंगे, नेट लगने वाला बल बताइए। तो F net निकालेंगे तो F net क्या होता है? √F1² F2² + 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। तो F net क्या हो जाएगा? F1², तो F1 कितना है? 6K, तो 6K का स्क्वायर, F2 8K, इसका स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो F net कितना आ जाएगा? 6K² यानी 60 कितना 36K स्क्वायर और 64K², तो 36 और 64 100K² यानी 10K, ठीक है। यानी F net = 10 और K की वैल्यू अगर लिखा तो K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻10 न्यूटन, ठीक है। तो ये लगने वाला नेट बल होगा, इस चार्ज पर लगने वाला नेट बल। कोई दिक्कत? बस आप ये ध्यान रखिए, जो भी जितने भी बल लग रहे हैं, बलों का अगर योग करना है, सदिश योग करना है, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, F net √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हम बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन, 2 point charges +3 microcoulomb and +8 microcoulomb repel each other with a force of 40 न्यूटन। यानी 2 बिंदु आवेश है जिनका मान इतना और इतना है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कितने से? 40 न्यूटन बल से, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, यानी -5 माइक्रोकूलम को दोनों आवेशों पर अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, तब उन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है,
ठीक है, यानी प्रारंभ में दो केस इसमें दिया हुआ है। केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट में दो चार्ज है, कितना, +3 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम, कुछ दूरी पर रखे गए, सपोज कर ले रहे हैं r दूरी पर। केस सेकेंड में क्या कर रहा है, केस सेकेंड में ये कर रहा है, और इसके बीच लगने वाला बल कितना है, 40 न्यूटन। इसके बीच कितना बल लग रहा है, 40 न्यूटन। अब ये कह रहा है केस सेकेंड में कि इन आवेशों पर -5 माइक्रोकूलम का और चार्ज जोड़ दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो ये बताओ, जब -5 इन दोनों पे जोड़ेंगे तो -5 में जोड़ेंगे तो -5 + 3 -2 माइक्रोकूलम जोड़ेंगे ना। इसी तरह से इसमें -5 जोड़िए तो -5 और +1 +3 माइक्रोकूलम जाएगा, और बीच की दूरी वही रहेगा। तो पूछा गया है कि अब बता दीजिए बल कितना है, ये पूछा गया है। ठीक है, जब आवेश ऐड करेंगे तो दोनों पर ऐड कर दीजिए, देखिए अब कितना चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, कि Q1 Q2 r²। ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों केस में देखा जाए तो r तो दोनों में सेम है, कांस्टेंट सेम कांस्टेंट होता ही है, मतलब ये और ये तो दोनों में सेम है। तो F किस पर डिपेंड करेगा, Q1 Q2 पर। तो हम कह सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जैसे होता ये है कि कोई भी फार्मूला लिखा गया उसमें कुछ टर्म्स अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो उसको छोड़ करके अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं। जब अनुक्रमानुपाती लिख दिए तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि पहले केस में बल और दूसरे केस में बल का मान कितना होगा। पहले केस में बल को F कर दे रहे हैं, दूसरे केस में बल को F डैश कर दे रहे हैं, बराबर क्या होगा, पहले केस में आवेश Q1 Q2 और दूसरे केस में आवेश Q1 डैश Q2 डैश। जैसे देखिए, अगर x y के अनुक्रमानुपाती है तो x के दो मानों के लिए x1/x2 = y1/y2 लिखा सकता है। वही केस यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जब ये इसके अनुक्रमानुपाती है तो इसके दो मान के लिए इसका भी दो मान लिखा सकता है। अब इसमें मान उठा के फटाफट रख दीजिए। f की वैल्यू कितनी है, 40। f डैश क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ये निकालना है। कह रहा है कि अभी अब बताइए बल कितना हो जाएगा। उसके बाद से Q1 Q2 तो 3 और 8 तो 3 × 8, और उसके बाद से अब देखिए एक चीज और जानिए, यहाँ भी माइक्रोकूलम है, यहाँ भी, तो ये भी माइक्रोकूलम ये भी माइक्रोकूलम, तो कट जाएगा। जब रेशियो होता है तो कोई भी मात्रक यूज किया जा सकता है, माइक्रोकूलम में दिया तो माइक्रोकूलम में ही रख सकते हैं दोनों। इसके बाद से Q1 डैश Q2 डैश, तो Q1 का मान -2, Q2 की वैल्यू +3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -4, यानी क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 40/f डैश = -4, तो f डैश = क्या है, -10 न्यूटन। ठीक है, और -10 न्यूटन क्या, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे देखिए, जो पहले केस था वो क्या था, रिपेल, यानी दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे थे। दोनों प्लस आ रहा था तो प्लस आएगा तो प्रतिकर्षण था, अब माइनस आ रहा मीन्स क्या, आकर्षण, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब जो है दोनों आवेशों के बीच कौन सा होगा, आकर्षण का बल होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, -1 प्लस है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये जेईई एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही शेष। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, जो दिक्कत हो उसको आगे पूछते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।